जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल हैं एक और मोस्ट डिमांडेड वीडियो GEO 302, यानी अपने BA 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ज्योग्राफी का GEO 302 का प्रीवियस ईयर पेपर। स्टूडेंट, पेपर के टाइटल की बात करें तो बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS आपका पेपर का टाइटल है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और छोटी छोटी बातें जो मैं बताऊंगा उसको नोट करते चलिएगा, ताकि आप एग्जाम में सबसे अच्छा परफॉर्म कर सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट, बस एक आपसे कहना चाहूँगा, हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतना एफर्ट लगा के पेपर बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका ऑपरेशन एक शेयर से और सब्सक्राइब से बन सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रंगों का समूह प्राथमिक रंग कहलाता है, यानी प्राइमरी कलर कौन सा कहलाता है? तो स्टूडेंट, प्राइमरी कलर जो होता है वो आपका ब्लू, येलो एंड रेड कहलाता है। प्राइमरी कलर होता है ब्लू, रेड, येलो। याद रखिएगा, ब्लू, नीला, पीला, लाल। ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी कलर होता है। दूसरा क्वेश्चन, रिमोट सेंसिंग सूचना की एक डैश रिकॉर्डिंग, यानी कौन सी रिकॉर्डिंग है? तो स्टूडेंट, जो रिमोट सेंसिंग है सूचना की एक गैर संपर्क, जिसको नॉन कॉन्टेक्ट बोलते हैं। रिमोट सेंसिंग इज अ नॉन कॉन्टेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉन कॉन्टेक्ट। इसको हम संपर्क, गैर संपर्क, ठीक है, सूचना की एक बिना उससे संपर्क किए, बिना टच किए, कांटेक्ट किए हम क्या कर लेते हैं, उसके बारे में डिटेल जुटा लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले ऑपरेशन रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया? तो ऑपरेशन रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च करने वाला देश स्टूडेंट USA है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट जो है ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश USA ही है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, जरा ध्यान से इसको पढ़ लेते हैं, कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का हवाई फोटोग्राफ यानी एरियल फोटोग्राफ नहीं है? तो स्टूडेंट, एरियल फोटोग्राफ में कलर फोटोग्राफ, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ, इंफ्रारेड एंड व्हाइट, ये सब आते हैं। तो ये सब जो है एरियल फोटोग्राफ के उदाहरण है। तो हमारा राइट आंसर स्टूडेंट, ध्यान से जब देख लेने पे क्वेश्चन, तो हमको लगता तो हमें पता चलता है राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, GIS के जनक कौन है? GIS का फुल फॉर्म स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, नोट कर लीजिए, ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के पिता किसको माना जाता है? तो ED आर्चीबाल्ड को, स्टूडेंट जो ऑप्शन बी है, इनको माना जाता है GIS, यानी GIS ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के पिता ED बॉल्ड को माना जाता है, आर्ची बॉल्ड को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के जीपीएस को किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो भारत के जीपीएस को नाविक, नाविक नाम से जाना जाता है। नाविक, स्टूडेंट, नाविक नाम से जाना जाता है। ये रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, क्षेत्रीय नेविगेटेड सैटेलाइट सिस्टम है। ठीक है, क्षेत्रीय सैटेलाइट नेविगेशन करने वाला नाविक नाम उसी से पड़ा है, नेविगेशन से। तो रीजनल नेविक सैटेलाइट सिस्टम है, याद रखिएगा। इस पेपर को स्टूडेंट पढ़ने के लिए आपको अंग्रेजी के शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ये पेपर आपके लिए ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है, तो भारत का एक स्थलाकृति मानचित्र कौन सा प्रकाशित करता है, यानी टोपोग्राफिकल। अब देखिए, टोपोग्राफिकल को टोपोग्राफिकल भी दे सकता है हिंदी में भी। तो टोपोग्राफिकल मैप कौन पब्लिश करता है? तो स्टूडेंट, टोपोग्राफिकल मैप जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI पब्लिश करता है। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो टोपोग्राफिकल इमेज, यानी स्थलाकृति जो है, स्थलाकृतिक मानचित्र जो है ये प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेक्टर और रास्टर GIS का संदर्भ है। तो अब देखिए, वेक्टर और रास्टर दो की बात कर रहा है। वेक्टर और रास्टर, देखिए इसका हिंदी नहीं दिया, इसीलिए स्टूडेंट ये आपको दिक्कत होगी। ठीक है, हिंदी खोजने जाएंगे तो मिल भी जाएगा, लेकिन हम वेक्टर को वेक्टर और रास्टर को रास्टर समझते हैं, दो ये यूनिट है। तो स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, वेक्टर में क्या आते हैं। स्टूडेंट, वेक्टर जो हमारा है इसमें, ठीक है, इसमें पॉइंट, लाइन, इसमें पॉइंट आता है, लाइन आती है, पॉलीगॉन यानी बहुभुज आता है,
इसका उपयोग करके स्टूडेंट ज्योग्राफिक फीचर यानी जो मतलब भूगर्भिक जो संरचना है, जैसे रोड की संरचना, रिवर की संरचना, यानी रोड मतलब रोडों की, नदियों की संरचना को इसका इस्तेमाल करके, वेक्टर का इस्तेमाल करके दिखाया जाता है। और रास्टर का इस्तेमाल करके पिक्सल का इस्तेमाल किया जाता है। रास्टर में किसका इस्तेमाल होता है? पिक्सल। पिक्सल किस में होता है? फोटो में। बूंद बूंद जो होता है ना, हम देखते हैं बूंद बूंद से फोटो बन जाता है, पिक्सल्स। तो पिक्सल का इस्तेमाल किया जाता है रास्टर में, और वेक्टर में पॉइंट, लाइन और उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पिक्सल से ही हमारी बनती है इमेज सेटेलाइट। तो वेक्टर और रास्टर आपको समझ में आ गया। तो ये दोनों किस में है? ये ऑप्शन बी में आपको मिल जाते हैं, पॉइंट, लाइन और छवियां। छवियां रास्टर है और पॉइंट, लाइन हमारा क्या है? वेक्टर है, याद रखिएगा। भारतीय अनुसंधान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, इसरो की बात कर रहा है। इसरो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा स्टूडेंट, पूछा जाएगा तो आप अच्छे से करिएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा जो मैं बातें बता रहा हूं। तो इसरो कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, यानी इसरो किस मंत्रालय के अधीन है या किसके अंतर्गत आता है? तो स्टूडेंट मिनिस्ट्री ऑफ, इसरो जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्टूडेंट मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करूंगा, सीधे सॉलिड आंसर बताऊंगा कि सीधे क्वेश्चन देखिए और आंसर देखिए, ताकि आप चीजों को लेके बहुत क्लियर रहे। कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी, एनआरएसए, इसका भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। एनआरएसए का फुल फॉर्म जो है राष्ट्रीय नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जो हेडक्वार्टर है एनएसआरए का स्टूडेंट, ये हैदराबाद में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। सही कथन चुनना है स्टूडेंट, ठीक है, करेक्ट चुनना है। तो देखते हैं, कह रहा है रेस्टर डाटा में अधिक जटिल डेटा संरचना होती है। तो रेस्टर में ज़्यादा अधिक होती है कि वेक्टर में होती है? अब आप खुद ही समझिए। रेस्टर डेटा है जस्ट सिंपल, तो स्टूडेंट जटिल संरचना हमारा वेक्टर में होता है, जिसमें लाइन, पॉलीगॉन्स और पॉइंट होते हैं, ठीक है, बिंदु होती हैं। लेकिन जो हमारा ये पिक्सल है, ये सिंपल संरचना होती है, क्लियर एक तरह का होता है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। तो ये सरल मॉडल है। तो ऑप्शन हमारा रास्टर जो है वो सिंपल है। इमेज जो होता है पिक्सल से बना होता है, ये सिंपल डेटा मॉडल कहलाता है, ठीक है। डाटा का तो इसीलिए स्टूडेंट डेटा को डेटा मॉडल ही समझिएगा। डेटा मतलब सूचना, भंडारण। तो अब हिंदी शब्द मत जाइएगा, मैं बार बार इस पेपर में कह रहा हूं। रडार किसका उदाहरण है? तो स्टूडेंट रडार, इसमें से जब हम देखते हैं तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग का उदाहरण है। रडार किसका है? एक्टिव रिमोट सेंसिंग का उदाहरण है। अब कैसे है एक्टिव रिमोट सेंसिंग में स्टूडेंट? एक्टिव रिमोट सेंसिंग में वो चीजें आती हैं जो अपनी एनर्जी छोड़ती है, जिससे किसी हम ऑब्जेक्ट का टू दूसरे ऑब्जेक्ट की स्थिति, उसकी एनर्जी का पता लगाते हैं। तो ये रडार जो होते हैं, इनके पास अपनी कुछ ऊर्जा होती है जिसको वो छोड़ते हैं। और जो पैसिव रिमोट सेंसिंग होते हैं, ये इसमें ये नेचुरल इमेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे ये सनलाइट का इस्तेमाल करेंगे, इनके पास अपनी एनर्जी नहीं होगी चीज़ों का पता लगाने के लिए। लेकिन जो एक्टिव रिमोट सेंसिंग होंगे, उनके पास अपनी एनर्जी होगी। जैसे जो रडार होता है, सोनार होता है, तो इसके पास अपनी क्षमता होती है, ठीक है। ये अपनी एनर्जी फेंकता है और चीज़ों के बारे में जानकारी कलेक्ट करके और उसकी एनर्जी का पता लगा के आता है। तो ये अंतर होता है। अगला क्वेश्चन, लैंडसेट श्रृंखला उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का है? तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंडसेट सीरीज की बात कर रहा है। तो जब लैंडसेट सीरीज की हम बात करते हैं तो ये है यूएसए के पास। लैंडसेट सीरीज तो मतलब यूएसए। और ये यूएसए में इसको कौन चलाता है अगर प्रश्न पूछेगा, तो यूएसजीएस, यूनाइटेड स्टेट ज्योग्राफिकल सर्वे जो है इसको ऑपरेट करता है, ठीक है। तो यूएसजीएस इसको ऑपरेट करता है, ठीक है। और जो लैंडसेट सेटेलाइट होती है स्टूडेंट, लैंडसेट सीरीज की सेटेलाइट होती हैं, ये लंबी दूरी की एक श्रृंखला वाली सेटेलाइट होती है जो अर्थ, ठीक है। तो ये लॉन्ग रनिंग सीरीज ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट, ये लॉन्ग रनिंग, लंबी दूरी तक यानी ज़्यादा देर तक चलने वाली, घूमने वाली सेटेलाइट की सीरीज होती है, जो धरती पर क्या करती है? नज़र रखती है, चीज़ों को ध्यान देती है, मतलब अर्थ का ऑब्जर्वेशन करती है, निरीक्षण करते रहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम में मौजूद लाल, हरा और नीला रंग किसके उदाहरण है? यानी विजिबल स्पेक्ट्रम पे, जो स्पेक्ट्रम है उस पे लाल, नीला और हरा, ये किसके उदाहरण है? तो स्टूडेंट ये प्राइमरी कलर के उदाहरण है, ठीक है, प्राइमरी कलर में आते हैं, ठीक है। अभी पहले क्वेश्चन में भी देखा था। अगला क्वेश्चन, वह रिमोट सेंसिंग जो रोशनी के बाहरी स्रोत पर निर्भर करता है। यानी रिमोट सेंसिंग डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल मैंने बताया था, अभी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बताया था। तो जिसके पास अपनी
ताकत है, अपनी एनर्जी छोड़ता है, वो एक्टिव होता है। और जो रोशनी के बाहरी स्रोत यानी दूसरे पे निर्भर होता है, जैसे सूर्य की ऊर्जा पे, सनलाइट पे, विंड एनर्जी पे, तो वो कहलाता है पैसिव, निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग। स्टूडेंट उसको पैसिव कहते हैं, जिसको निष्क्रिय बोलते हैं। अंग्रेजी वर्ड भी याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। ये IIRS इसको बोला जाता है। भारतीय रिमोट सेंसिंग का पूरा नाम है, फुल फॉर्म अगर पूछता है IIRS, तो याद रख लीजिए, यहाँ पे ध्यान से नोट करिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। पूछ देगा IIRS का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, IIRS। और भारत में कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? तो संस्थान जो है ये देहरादून में है, ठीक है, देहरादून में है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड भी आ जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। रिमोट सेंसिंग में DIP, अब रिमोट सेंसिंग में DIP क्या होता है? तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। नाम से अगर थोड़ा बहुत अंग्रेजी समझ में आ रहा है तो देखिए, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग को DIP बोलते हैं। DIP से क्या करते हैं, हम किसी भी इमेज को, अगर वो धुंधला हो, थोड़ा अच्छा ना हो, तो उसको और चमका देते हैं और साफ कर देते हैं। इससे हम और क्वालिटी देख लेते हैं, कुछ छोटी छोटी बारीकियां तस्वीर से नोट कर सकते हैं, या तस्वीर को और सुंदर बना सकते हैं DIP के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म का क्या नुकसान है? तो स्टूडेंट, ये रिमोट सेंसिंग पेपर मैंने अपने समय में डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज एंड रक्षा विज्ञान में पढ़ा था, ठीक है। आप इसको ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो एक तरह ही है। तो एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म का क्या नुकसान है? तो एयरक्राफ्ट जो आपके प्लेटफॉर्म होते हैं, ये क्या कहते हैं, ये कह रहा है उच्च विभेदन क्षमता, विच इज द डिसएडवांटेज ऑफ एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म। उच्च विभेदन क्षमता, दोहराव दर उड़ान, रिपीटेटिव फ्लाइट, तो ये तो ठीक है, अच्छा है, हाई रेजुलेशन है। एक्सपेंसिव होते हैं, माइक्रो सर्वे, सूक्ष्म सर्वेक्षण के स्थान नहीं होते हैं, ये महंगा स्थान होता है। यही इसका नुकसान है कि ये बहुत महंगे होते हैं, इसको आसानी से नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि रिमोट सेंसिंग में हमको प्लेन की जरूरत पड़ती है, एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है, तो ये आसानी से नहीं बनाए जा सकते, इसीलिए ये महंगा है। यही इसका एक निगेटिव पॉइंट है, नहीं तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। आने वाले विकिरण की तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य मतलब रेडिएशन, आप समझिए, ठीक है। तो आने वाले विकिरण की तरंग दैर्ध्य वायुमंडलीय कण के आकार के समान होती है। तो इस प्रकार के प्रकीर्णन को किस नाम से जाना जाता है, यानी किससे जाना जाता है? तो स्टूडेंट, इसको जो हम मी स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। मी स्कैटरिंग होता है जब वेवलेंथ जो होता है किसी रेडिएशन का जो आता है, इज सिमिलर इन द साइज ऑफ द एटमॉस्फेयर पार्टिकल, तो उसको माई स्कैटरिंग के नाम से जानते हैं। हिंदी नाम मत ढूंढिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। अगला प्रश्न, EMR फुल फॉर्म बिल्कुल देखे जाएगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो EMR का फुल फॉर्म नहीं दिया है, लेकिन नोट करिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है स्टूडेंट, इसमें पूछ रहा है कि EMR में दृश्य क्षेत्र बैंड की तरंग लंबाई सीमा यानी वेवलेंथ कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाने की संभावना भी है। तो 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर होता है EMR का वेवलेंथ। EMR का वेवलेंथ 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर होता है। स्टूडेंट, वीडियोज को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो आने में भले भले थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन आप इसको शेयर करिएगा ताकि हमको लगे कि हमने आपके लिए वीडियो बना के अच्छा काम किया है। दीप्तिमान ऊर्जा का सबसे छोटा अंतर जिसे सेंसर द्वारा पता लगाया जाता है। तो सेंसर द्वारा जो जिसे पता लगाया जाता है स्टूडेंट, तो जो विजिबल, ठीक है, स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन रेडिएशन एनर्जी कैन बी डिटेक्टेड बाय सेंसर, उस सेंसर को हम कहते हैं रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। ऑप्शन सी दिख रहा होगा, रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन, ठीक है। दीप्तिमान ऊर्जा का सबसे छोटा अंतर, जिसे ये सबसे छोटा ऊर्जा के बीच में सबसे छोटा अंतर यही है, जिसको रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन कहते हैं। देखिए, नाम अंग्रेजी में याद रखने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा करिएगा। 2 बार वीडियो को देखिएगा, आराम से देखिएगा। फास्ट लगेगा स्टूडेंट तो स्लो कर लीजिएगा। यही मैं बार बार कहता हूँ, मेरे वीडियोज को आप स्लो कर लिया करें। मैं टाइम मैनेज करने के लिए, वीडियो सिंक ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देते हैं। निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे कम है, यानी फ्रीक्वेंसी सबसे, आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है? जो जितना पावरफुल होगा उसकी आवृत्ति सबसे कम होगी। तो गामा रे की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, और ये सबसे हाई तरीके से ये चलने वाली वो है, रेडिएशन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें डेटा का रेजुलेशन जो है वो नियत है? तो डेटा का रेजुलेशन किसमें है, यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजुलेशन ऑफ डेटा इज फिक्स, यानी उसका डेटा फिक्स है, ठीक है। तो डेटा फिक्स मतलब निश्चित है। तो रेजुलेशन ऑफ डेटा फिक्स किसमें होता है? तो वो रास्टर में होता है,
रेजुलेशन ऑफ डेटा फिक्स किस में होता है, रास्टर डेटा में होता है ना, इसमें पिक्सल से डेटा का पता लगाया था। तो पिक्सल की साइज जो होती है वो सब फिक्स होती है कि एक पिक्सल इतना ही बड़ा होता है, और पिक्सल से ही जिसको रेखापुंज कहा जाता है, ठीक है। तो रास्टर डेटा को रेखापुंज डेटा लिखा है, तो आप रास्टर याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पिक्सल की साइज से रास्टर डेटा निकाला जाता है, और वेक्टर डेटा में मैंने बताया था पॉइंट्स, लाइन, पॉलीगॉन ये सब आते हैं। डेटा संग्रह, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। डेटा संग्रह की आवृत्ति के रूप में जाना जाता है। डेटा संग्रह की आवृत्ति के रूप में हम किसे जानते हैं, तो स्टूडेंट टेम्पोरल रिजोल्यूशन को जानते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा कलेक्शन इज नोन एज टेम्पोरल रिजोल्यूशन। ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, अस्थायी समाधान, टेम्पोरल रिजोल्यूशन इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग ईएम में, ठीक है। तो हाइप्रो स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग द ईएम स्पेक्ट्रम इज, उसमें ईएम स्पेक्ट्रम क्या होता, कैसा होता है, ठीक है। तो हाइपो स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग में ईएम स्पेक्ट्रम जो होता है वो सतत होता है, यानी कंटिन्यूअस होता है, लगातार वो चलता रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। रिमोट सेंसिंग शब्द किसने गढ़ा, यानी ये शब्द किसने दिया है, तो स्टूडेंट ये शब्द जो ऑप्शन ए दिख रहा है, एवलिन एल प्रूट, अ ज्योग्राफर, एक ज्योग्राफिस्ट था, एवलिन एल प्रूट ने इसको दिया था, ठीक है। एवलिन एल प्रूट ने इसको दिया था, ठीक है। और रिमोट सेंसिंग क्या है स्टूडेंट, तो ये वो विज्ञान है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट और एरिया का दूर से पता लगा लेते हैं, बिना उस जगह पे जाए हुए, उस जगह की भौगोलिक संरचना, चीजों के बारे में दूर से ही हम सैटेलाइट के थ्रू, एयरक्राफ्ट के थ्रू उसका पता लगा लेते हैं, वो रिमोट सेंसिंग में आता है। एक निष्क्रिय सेंसर स्रोत के रूप में उपयोग करता है। तो जो पैसिव सेंसर होता है, एक्टिव और पैसिव के बारे में बताया, तो पैसिव सेंसर जो होता है स्टूडेंट, ये नेचुरल एनर्जी से चलता है, और ये नेचुरल एनर्जी से चलता है, और जो एक्टिव होता है उसके पास खुद की एनर्जी होती है, ठीक है। तो निष्क्रिय स्रोत सेंसर वो क्या करता है, वो सन, इसका ये बताए ना, ये अपनी नेचुरल एनर्जी से चलता है। तो नेचुरल एनर्जी में क्या, खास करके सूर्य की ऊर्जा से, ये पहले ही बता दिया है। तो सूर्य की ऊर्जा से ये काम करता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न, समय के समान अंतराल पर एक ही क्षेत्र के दोहराव वाले अवलोकन गतिशील घटनाओं की निगरानी के लिए उपयोगी होते हैं। क्यों उपयोगी होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि तो ये वनस्पति आवरण के लिए, किसकी निगरानी के लिए, वनस्पति का जो है वेजिटेटिव कवर, उसके, ठीक है, उसकी निगरानी के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं, ठीक है। किसी छवि के पिक्सल का आकार केवल हो सकता है, अब मैंने बताया पिक्सल किस तरह का होता है, आपने देखा होगा फोटो की पिक्सल, यानी फोटोज कैसे बनाई जाती हैं, पिक्सल से बनाई जाती हैं ना, आप देखे होंगे। तो पिक्सल हमेशा स्क्वायर शेप में होता है, पिक्सल हमेशा किस में होता है, स्क्वायर शेप में होता है, ठीक है। और जो दूसरा मैंने बताया था रास्टर, और आपका ये, तो इसमें क्या होता है, उसमें आपका सर्किल, सॉरी, उसमें पॉइंट्स, लाइंस और आपके पॉलीगॉन्स आते हैं। पॉलीगॉन्स मतलब बहुभुज आते हैं, जिसमें स्क्वायर उसमें नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन, जियो रिफरेंसिंग क्या है, तो जियो रिफरेंसिंग का उद्देश्य, तीसरा नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, जियो रिफरेंसिंग का उद्देश्य क्या है स्टूडेंट, ठीक है। तो जियो रेफरेंसिंग के उद्देश्य के बारे में जब हम बात करते हैं, तो स्टूडेंट इसका उद्देश्य हो जाता है, जो ऑप्शन सी ध्यान से देखिएगा, इसका उद्देश्य है भौगोलिक स्थान की जानकारी निर्दिष्ट करना, यानी देना। मैंने बताया था ना रिमोट सेंसिंग का काम क्या है, ठीक है। तो जियो फ्रेंसिंग उसी से जुड़ा हुआ है। तो जियो फ्रेंसिंग का स्टूडेंट होता है कि वो हमको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते होंगे तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आता होगा, तो ये जियोग्राफिक लोकेशन देता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक छवि जो बेहतर विवरण दिखाती है उसे कहा जाता है। तो जो बेहतर विवरण दिखाती है उसको फाइनल रेजोल्यूशन कहा जाता है, फाइनल रिजोल्यूशन, ठीक है। यानी अच्छी जब क्वालिटी का दिखाएगा तो उसको फाइनल रेजोल्यूशन कहा जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। फाइनल डिटेल जिसमें दिखाता है तो वो फाइनल रेजोल्यूशन का होता है। रिमोट सेंसिंग किस प्रक्रिया में ये मूलभूत पैरामीटर है, यानी रिमोट सेंसिंग की किस प्रक्रिया में ये मूलभूत पैरामीटर है, क्या क्या पैरामीटर होना चाहिए, आकार, आकृति, टोन, बनावट, साइट, एसोसिएशन, छाया और पैटर्न। तो रिमोट सेंसिंग की किस प्रक्रिया में होता है, तो स्टूडेंट ये सारी चीजें होती हैं इमेज इंटरप्रिटेशन है, छवि की व्याख्या करने में, सब चीजों की रिमोट सेंसिंग में छवि का वर्गीकरण करने में नहीं, छवि की व्याख्या करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन जहां धुंधला है स्टूडेंट, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, और या तो अपना रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा देखने का। तो कह रहा है एक
8 बिट छवि में पिक्सलों की कुल संख्या कितनी होती है? तो स्टूडेंट यहाँ फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं। तो स्टूडेंट ये दो का 2 पे घात 8 यानी 2 पे पावर 8 होता है। ये 2 पे पावर 8 होता है, ठीक है। एक 8 बिट में तो जितना बिट लिखा रहेगा 8 बिट में तो 2 पे पावर 8 लगा देंगे। 7 और बिट कम बिट का रहेगा तो स्टूडेंट उसको उतना ही पावर 2 पे लगा देते हैं। तो जब 2 पे पावर 8 लगाएंगे तो वो कितने बिट का चला जाएगा? तो स्टूडेंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा 256 का। आप गुणा करके देखिएगा, 2 को 8 बार गुणा करेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो स्टूडेंट 256 आपका निकल के आ जाएगा। 2 टू द पावर 8 का इस्तेमाल होता है। अगर 8 बिट है, 7 बिट है तो पावर 7 का, जितना बिट है तो 2 पे उतना पावर सेट कर देंगे। फॉल्स कलर कंपोजिट, एफसीसी, याद रखिएगा फुल फॉर्म में बार बार कह रहा हूं, फॉल्स कलर कंपोजिट। एफसीसी छवि में स्वस्थ वनस्पति दिखाई देती है। कैसी? एफसीसी जब हम पिक्चर लेते हैं ना, तो आपने कभी देखा होगा टीवी में भी या वहां पे या कंप्यूटर में, तो एफसीसी इमेज में जो एक अच्छा चीज है, जो हेल्दी चीज है, उसका कलर लाल हो जाता है। उसका कलर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, ठीक है। उसको लाल कलर में दिखाई देने लगता है, ठीक है। बाकी ब्लैक एंड व्हाइट की तरह रहेगा, वो लाल टाइप का रहेगा, ठीक है। हरी चीजें लाल दिखती हैं। IFOV किसकी दृश्यता का कोणीय शंकु है? तो स्टूडेंट IFOV इज एंगुलर कोन ऑफ विजिबिलिटी ऑफ। तो स्टूडेंट IFOV जो है वो एंगुलर कोन है सेंसर का। एंगुलर कोन किसका है? सेंसर का एंगुलर कोन होता है, यानी कोणीय शंकु होता है। ऑप्शन डी आपका राइट है। उपग्रह द्वारा सतत प्रचित्रित क्षेत्र को कहा जाता है। तो स्टूडेंट इसको स्वाथ के नाम से जानते हैं। उपग्रह द्वारा जो एरिया इफ ऑफ इमेज कह रहा, द एरिया इमेज्ड ऑन सरफेस बाय अ सैटेलाइट इज नोन है। तो इसका ऑप्शन आपका बी जो दिख रहा है, स्वाथ कहा जाता है, ठीक है। उपग्रह द्वारा सतत पर चित्रित क्षेत्रों को स्वाथ कहा जाता है। उपग्रह द्वारा सतत पर चित्रित क्षेत्रों को स्वाथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? समय के साथ परावर्तन उत्सर्जन में परिवर्तन को कहा जाता है। तो स्टूडेंट समय के साथ परावर्तन और उत्सर्जन के में जो परिवर्तन होता है, यानी रिफ्रैक्टिविटी और इमिसिविटी जो होता है, इमिसिविटी में जो चेंज होता है, उसको टेम्पोरल वेरिएशन कहते हैं। इसको टेम्पोरल वेरिएशन यानी परावर्तन और उत्सर्जन में जो परिवर्तन होता है उसको अस्थायी भिन्नता के नाम से जानते हैं। टेम्पोरल वेरिएशन याद रखिएगा स्टूडेंट, अंग्रेजी नाम, क्योंकि बहुत बार हिंदी नाम नहीं मिलेगा। कह पृथ्वी से भूस्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई की लगभग कितनी दूरी पे होती है? तो स्टूडेंट जो एल्टीट्यूड डिस्टेंस ऑफ होता है ज्योग्राफिक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का अर्थ से, तो वो होता है कितना? वो 36,000 किलोमीटर, ठीक है। 36,000 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो पृथ्वी से भूस्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, लेंस केंद्र के ठीक नीचे जमीन पर स्थित बिंदु को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट जब कह रहा है कि द पॉइंट ऑन द ग्राउंड वर्टिकली बिलो द लेंस सेंटर, तो लेंस सेंटर के पीछे जो पॉइंट होता है ठीक नीचे, उसको हम नादिर पॉइंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नादिर पॉइंट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी हो, आप देखिएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली होता है सेंसर, जो सेंसर धरती पे रखा जाता है उसके जस्ट नीचे अर्थ पे, तो वो नादिर पॉइंट होता है। इट इज दैट पॉइंट डायरेक्टली बिलो द सेंसर ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, अगला क्वेश्चन, कौन सा कारक फोटो से नहीं सॉरी कौन सा कारक फोटो व्याख्या से संबंधित नहीं है? यानी फोटो व्याख्या बोले तो फोटो इंटरप्रिटेशन से संबंधित क्या नहीं है? तो आकार होता है, छाया भी होता है, टोन भी होता है। समय का कोई काम नहीं है। जब हम फोटो को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फोटो में क्या क्या डिटेल है, तो उसमें आकार होगा, छाया होगा, टोन किस तरह का है वो भी होगा, कलर में टोन भी होता है, लेकिन समय नहीं होता है। रिमोट सेंसिंग इस मायने में विशिष्ट है, ये देता है। क्यों रिमोट सेंसिंग? तो रिमोट सेंसिंग वो क्या होता है? ये हमें स्नैप्टिक व्यू देता है। याद रखिएगा, रिमोट सेंसिंग हमेशा स्नैप्टिक व्यू दिलाता है। स्नैप्टिक व्यू, बारी बारी क्षेत्रों का हम इसमें अवलोकन करते हैं। वो जो जिसमें बारी बारी बड़े बड़े क्षेत्रों का अवलोकन होता है उसको स्नैप्टिक व्यू कहा जाता है। तो हमको बड़े क्षेत्रों का ये कैसा व्यू देता है? स्नैप्टिक व्यू देता है। देखिए अंग्रेजी में दे दिया, इसलिए बोल रहा हूँ हिंदी शब्द मत ध्यान दीजिएगा इस पेपर में, अंग्रेजी शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 बार वीडियो देख के जाइएगा अगर ना समझ में आए तो। अगला क्वेश्चन, रिमोट सेंसिंग GIS के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो रिमोट सेंसिंग और GIS के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी जब हम बात करते हैं तो कह रहा है लक्ष्य के साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण की परस्पर क्रिया, ठीक है।
तो जीआईएस के संबंध में बोल रहा है, तो ये तो ठीक लग रहा है। फिर कह रहा है लक्ष्य से विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का उत्सर्जन, तो स्टूडेंट दोनों ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रिमोट सेंसिंग तकनीकों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोगी रूप से नियोजित किया जाता है। नियोजित किया जाए बोला तो रिमोट सेंसिंग टेक्निक आर बीइंग यूजफुली इम्प्लॉयड, नियोजित करना मतलब उसको लगाना, ठीक है। तो नियोजित किया जाना मतलब उसमें अरेंज कर देना। तो वो कह रहा है, स्टूडेंट फिर से पढ़ लेते हैं। रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स आर बीइंग यूजफुली इम्प्लॉयड फॉर द पर्पज ऑफ, किस लिए उसको नियोजित किया जाता है, यानी उसमें मर्ज किया जाता है। तो कह रहा है प्राकृतिक संसाधन में प्रबंधन में सुधार, ठीक है। भूमि का उपयोग पर्यावरण की सुरक्षा। तो स्टूडेंट ये सारे ऑप्शन क्लियर सही हैं, ठीक है, राइट है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा इन सभी के लिए। रिमोट सेंसिंग में जो होता है वो रिमोट सेंसिंग में जो, ठीक है, सक्सेसफुली जो रिमोट सेंसिंग टेक्निक का इस्तेमाल इन सारी चीजों के लिए किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में सुधार, भूमि उपयोग और पर्यावरण की सुरक्षा, क्योंकि हम बिना जाए उस जगह पे चीजों के बारे में डिटेल जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं, तो इससे हमको उस जगह को काटना पिटना नहीं पड़ता है, तो उसकी पर्यावरण की भी सुरक्षा हो जाती है। अगला क्वेश्चन, जीआईएस में बिंदु डेटा सुविधा का उपयोग किस लिए किया जाता है, यानी क्या दर्शाने के लिए किया जाता है। तो स्टूडेंट जीआईएस में जो पॉइंट डेटा फीचर का इस्तेमाल स्थल को, लोकेशन को दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है, लोकेशन को दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छवि का डीएन मान इस कैसे निकाला जाता है, यानी किससे परिभाषित होता है। तो डीएन वैल्यू ऑफ इमेज इज डिफाइंड बाय डिजिटल नंबर, किससे पता लगाते हैं, डिजिटल नंबर से पता लगाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी दिख रहा है। तो डिजिटल नंबर से किसी छवि का डीएन मान, डीएन मतलब होता है डिजिटल नंबर, तो ठीक है, तो वो डिजिटल नंबर से ही हम क्या करते हैं, डीएन नंबर से किसी इमेज को हम छवि का बारे में पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो डिजिटल नंबर से उस छवि का वो क्या हो जाता है, एक तरह से उसका एक पहचान हो गया वो। रिमोट सेंसिंग के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी तरंग का उपयोग नहीं किया जाता है। तो रिमोट सेंसिंग में स्टूडेंट मैंने बताया था किसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो विजिबल रे का होता है, थर्मल इंफ्रारेड का भी होता है, रेडियो वेव का भी होता है, लेकिन गामा रे का नहीं होता है। गामा रे का इसलिए नहीं होता है स्टूडेंट, जो गामा होती है ये बहुत तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करती है और बहुत हाई एनर्जी इसके अंदर होता है, तो ये इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते रिमोट सेंसिंग में, तो गामा रे का इस्तेमाल नहीं होता है, याद रखिएगा। अल्फा बीटा गामा इन सब चीजों से बचना है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर वस्तुओं की पहचान करने में निम्नलिखित में से किसकी मुख्य भूमिका है। तो पृथ्वी की सतह पे यानी अर्थ पे, अर्थ के सरफेस पे वस्तुओं की पहचान करने में सबसे मुख्य भूमिका किसकी होती है, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर की। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर हर चीजों का, हर वस्तुओं का अलग होता है और सबका अपना अपना अलग होता है, तो हर वस्तु, एक ही तरह की दो वस्तु होगी ना, दोनों का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर स्टूडेंट अलग होगा, आपकी आधार नंबर की तरह। तो स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या होता है, यूनिक पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी अलग एकदम विशिष्ट तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, और इससे हम ऑब्जेक्ट को पहचानने में मदद होती है, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। आईएफओवी का फुल फॉर्म, तो स्टूडेंट आईएफओवी का फुल फॉर्म हमारा हो जाता है इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाली स्थान से होकर यात्रा कर सकता है। तो स्टूडेंट खाली स्थान से होकर यात्रा कौन करता है, तो कह रहा है ध्वनि तरंगे, पानी की लहरें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्टूडेंट वेव होती है, ये वैक्यूम में भी, जैसे सच लाइट, रेडियो, एक्सरे ट्रेवल्ड थ्रू वैक्यूम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या क्या आती है, लाइट वाली किरण, लाइट वेव, रेडियो वेव, एक्सरे वेव, जो वैक्यूम में, यानी वैक्यूम मतलब आप समझ लीजिए जिसमें हवा नहीं होती है, जिस चीजों में आप उसको जो भी कहते हो, तो उसको वैक्यूम में ये ट्रेवल नहीं कर सकता है, ठीक है। निर्वात, वैक्यूम मतलब निर्वात होता है, ठीक है। तो इसमें ये ट्रेवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कर सकता है, ठीक है। इम्पटी स्पेस यानी निर्वात में ट्रेवल कर सकता है, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करना ना भूलिएगा, और किस और पेपर में स्टूडेंट्स आपको हेल्प चाहिए, उसका प्रीवियस ईयर पे चाहिए, तो अगर हमें कमेंट करेगा, हम आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट और 50 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि सूचना प्रणाली निम्नलिखित परिचालनों की श्रृंखला है, यानी तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो किसकी श्रृंखला है, डेटा का संग्रह,
परीक्षणों की योजना, डेटा का विश्लेषण, निर्णय लेने की प्रक्रिया, ये चारों क्रम में बताना पड़ेगा स्टूडेंट। तो पहले आता है डेटा का संग्रह होता है, डेटा को कलेक्ट करते हैं। फिर जो तीसरा ऑप्शन लिखता है डेटा को फिर एनालाइज करते हैं, यानी उसका विवेचना करते हैं, विश्लेषण करते हैं। तो 1, 3 फिर निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है कि अब क्या करना है। तो चौथा 1, 3 तो ये यानी 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर ये चौथा नंबर आ जाएगा, फिर आएगा दूसरा नंबर, ठीक है। तब जब बच गया प्रेक्षणों की योजना, तो 1, 3, 4, 2 हमारा ऑप्शन डी में है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से 50 क्वेश्चन आपके लिए कवर कर दिया। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। आपको आपके एग्जामिनेशंस के लिए गुड लक।